हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डाई ऑक्सीजन का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है और डाई ऑक्सीजन को आप साधारण शब्दों में ऑक्सीजन गैस भी कहते हैं। आज की ये वीडियो इस टॉपिक के लिए भाग 2 है। भाग 1 की वीडियो में आपने पढ़ा था डाई ऑक्सीजन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को। आपकी सुविधा के लिए भाग 1 वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप चाहें तो पहली वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन के विरचन की औद्योगिक विधियों पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल मेथड्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि औद्योगिक उत्पादन कुछ ऐसी विधियां होती हैं जहां पर हम पदार्थ का निर्माण बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं और बाद में उसका औद्योगिक उपयोग भी करते हैं। यदि बात करें हम डाई ऑक्सीजन की, तो डाई ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा या वायु से किया जाता है। अर्थात डाई ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला जल के विद्युत अपघटन द्वारा और दूसरा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के निष्कर्षण द्वारा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों विधियों को डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले हेडिंग लगाते हैं जल के विद्युत अपघटन द्वारा। जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये बात अभी आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। यदि इसके समीकरण को हम लिखें तो हम लिखेंगे जल यानी H2O। देखिए इसका हमने कराया विद्युत अपघटन, जिससे 2 गैसें बनी हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन गैस एनोड पर बनती है। अभी मैं आगे आपको इसका कारण समझाऊंगा, उसके बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। या फिर आप पहले से भी जानते होंगे क्योंकि आपने विद्युत रसायन चैप्टर में विद्युत अपघटन को काफी अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी के लिए आपको रिमाइंड कराऊंगा। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जल का विद्युत अपघटन हम कैसे कराएंगे। तो देखिए, जल का विद्युत अपघटन कराने के लिए सबसे पहले हमको एक पात्र की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने एक पात्र लिया और इसमें हम एक विलयन रखेंगे जिसमें जल होगा और थोड़ी मात्रा में अम्ल अथवा क्षार लेंगे। इसके बाद इस विलयन में हम 2 धातु की छड़ लगाएंगे और इन दोनों धातु की छड़ों को हम हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देंगे और इस बैटरी द्वारा हम इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अम्ल या क्षार हमने क्यों मिलाया। आप जानते हैं यदि शुद्ध जल हम लेते तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं होता, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। लेकिन अम्ल या क्षार मिला देने के बाद उसकी चालकता बढ़ जाएगी, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह उसमें आसानी से, सहजता से होगा। इसलिए यहाँ पे अम्ल और क्षार को हमने मिलाया है, अम्ल या क्षार को मिलाया है। बाकी इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। जब इस बैटरी की सहायता से हम इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इस विलयन में उपस्थित जो जल है वो अपने आयनों में टूट जाएगा। उसके पहले आप यहाँ पे देखें, विद्युत ये धारा प्रवाह करने से पहले आप देखें ये जो बैटरी है इसके धन सिरे को हमने इधर जोड़ा है इस छड़ से, तो इसको हम कहेंगे एनोड और ये होगा धन ध्रुव। इसको हम कहेंगे कैथोड और ये होगा ऋण ध्रुव। ऋण ध्रुव क्यों है? क्योंकि बैटरी के ऋण सिरे से इसको हमने जोड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब विद्युत धारा के प्रवाह करने पर जल अपने आयनों में टूटेगा, जिससे बनेगा H+ और OH-। इसकी इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं हम। तो देखिए, जल था H2O, जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हुआ तो इसका आयनन हुआ H+ बना और OH- बना। आप जानते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और इस कारण जो ये H+ है ये माइनस इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ आकर्षित होगा और जो OH है वो एनोड की तरफ आकर्षित होगा। जब हाइड्रोजन आयन कैथोड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी, ये आपने विद्युत रसायन में पढ़ा है, फिर भी मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन पहुंचा है कहाँ पर? कैथोड पर। कैथोड पे आप देखिए ऋणावेश है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके H2 का निर्माण करेगा और ये प्रक्रिया कहाँ होगी? कैथोड पर।
इससे आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हाइड्रोजन कैथोड पे ही क्यों मुक्त होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हाइड्रोजन गैस जो कि वो कैथोड पर मुक्त होगी। यहाँ पे H2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन हमने लिए हैं। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जो OH माइनस है वो एनोड पर जाएगा और एनोड पे अभिक्रिया क्या होगी कि 4OH माइनस 2H2O प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगा। आप देखें यहाँ पे जो एनोड है ये धनावेशित है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और OH माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस आवेश के रूप में है। तो 4 OH इसके पास जाएंगे और अपने 4 इलेक्ट्रॉन को एनोड को देंगे। इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी। क्लियर बात है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगी। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो रही है। ये जो नीचे वाली रिएक्शन है इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसको ध्यान रखें। ये जो कैथोड वाली है ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में आप जानते हैं कि जब आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं तो वो डिस्चार्ज होते हैं, मतलब उनका चार्ज समाप्त होता है। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो OH बन गया। इस तरह से OH माइनस जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अब ये OH माइनस तो कोई यौगिक है नहीं, तो ये अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जल में परिवर्तित होता है। तो देखिए OH जो था वो जल में परिवर्तित हुआ। आप जानते हैं यदि OH से आप जल बनाएं तो एक OH से जल नहीं बनेगा, आप 2 OH लेंगे तो H2O बनेगा। लेकिन फिर आप ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको आप अलग करेंगे और इस तरह से आप बैलेंस करेंगे तो देखेंगे 3 पे नहीं बल्कि 4 पे ही ये बैलेंस होगा। तो ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 4OH और इससे बनेगा 2H2O और प्लस O2। आप इस इक्वेशन को 1 या 2 पे या फिर 3 पे बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं कि OH कोई यौगिक तो है नहीं, तो इसको H2O में कन्वर्ट होना ही है। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आपको बैलेंस इक्वेशन प्राप्त होगा। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर कि 4 OH से आपने ये रिएक्शन कराया, यहाँ पे तो एक ही OH बन रहा है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम 4 से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर दिया इसमें, तो ये हो गया 4OH माइनस, यहाँ हो गया 4OH, ये हो गया 4E माइनस। और नीचे वाले इक्वेशन को एज सच हमने रहने दिया, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। इसके बाद अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4OH रिएक्टेंट है, यहाँ पे 4OH प्रोडक्ट साइड पे है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 4OH माइनस प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस 4E माइनस। इस प्रकार से आप इस एनोड रिएक्शन को याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि बात आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब इस ट्रिक को हम यहाँ से हटाते हैं और बात करते हैं कि विद्युत अपघटन के साधारण समीकरण को हम कैसे प्राप्त करें। देखिए इस अभिक्रिया में जो एनोड पर हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक बात है। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन आयन 4 हो जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन पहले से ही 4 है। यहाँ पे आप देखिए जल से जो हाइड्रोजन बनाए हैं आप एक ही बना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि तभी तो 4H प्लस और 4OH माइनस आपको मिलेंगे। अब ये मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये रिएक्शन मिला। इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा और इसके बाद ये रिएक्शन हम लिखेंगे जिसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आप देखिए 4OH माइनस या 4E माइनस ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो कैंसिल होने वाले हैं उन सबको कैंसिल कर देते हैं। 4H प्लस भी 4H प्लस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि रिएक्टेंट साइड में 4H2O है और प्रोडक्ट साइड में 2H2O है, तो इसको आप इसमें से घटा सकते हैं और घटाएंगे तो 2H2O बचेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आपको मिलेगा 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2, जो कि अभी आपने पीछे देखा था, जिसको हमने सबसे पहले लिखा था। तो साधारण रूप में आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, और जिसके लिए रिएक्शन आप लिखेंगे जल,
ये वाला लास्ट वाला है ना, इसका विद्युत अपघटन H2+O2। ये ध्यान रखिए आपकी हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे बनेगी और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर बनेगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आया होगा कि जल की विद्युत अपघटन से हम ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की। तो दूसरी विधि में हम पढ़ेंगे वायु से कैसे डाइऑक्सीजन का निष्कर्षण करते हैं। औद्योगिक स्तर पर डाइऑक्सीजन वायु से भी प्राप्त की जा सकती है। वायु के बारे में आप जानते हैं कि वायु एक गैसीय मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से 3 गैसें होती हैं। यहाँ पे होती है नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या कभी कभी आप देख सकते हैं 0.04%। तो ये 3 गैसें मुख्य रूप से वायु में पाई जाती हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो वायु में तो ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से ही उपस्थित है, बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये एक मिश्रण के रूप में है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले हुए हैं। यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दें, डाई नाइट्रोजन को अलग कर दें, ताकि शुद्ध डाइऑक्सीजन हमको प्राप्त हो जाए। क्लियर है? तो पहले हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं। सर्वप्रथम वायु को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन आप देखें, बात समझ जाएंगे। चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें आप वायु को प्रवाहित करेंगे तो ये तीनों गैसें जाएंगी और इन तीनों गैसों में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है और इस प्रकार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहीं पर अवक्षेप के रूप में रुक जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगी और जो चूने के पानी से गैसें बाहर आएंगी उसमें बस अब 2 गैसें बची होंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात प्राप्त नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च दाब द्वारा द्रवित करते हैं। इस प्रकार द्रवित वायु का प्रभाजी आसवन करने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले चूने के पानी में वायु को प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण बना उसको हमने उच्च दाब पर द्रवित किया। अब उसका करेंगे प्रभाजी आसवन। थोड़ा समझते हैं प्रभाजी आसवन कैसे, क्यों संभव है यहाँ पर। क्योंकि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन के क्वथनांक में काफ़ी अंतर होता है। यदि क्वथनांक को आप देखें तो नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है 77.2 केल्विन और जो द्रव ऑक्सीजन है इसका क्वथनांक होगा 90 केल्विन। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा अंतर देख रहे हैं। तो जब प्रभाजी आसवन करेंगे तो जो नाइट्रोजन गैस होगी वो पहले ही अलग हो जाएगी और बाकी लास्ट में पात्र में आपके पास क्या मिलेगा, आपने कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही अलग कर दिया है, प्रभाजी आसवन से आपने डाई नाइट्रोजन को अलग कर दिया, तो अब आपके पास पात्र में बचा होगा द्रव ऑक्सीजन। और इस तरह से वायु से भी हम द्रव ऑक्सीजन या फिर आप कहें डाई ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन से नाइट्रोजन पहले ही अलग हो जाती है और पात्र में द्रव डाई ऑक्सीजन शेष रहती है। तो इस तरह से हम डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों विधियां आपको समझ में आई होंगी। आपकी बुक में NCERT बुक में बहुत शार्ट में दी गई थी, मैंने बस आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा डिटेल में कर दिया है और बाकी कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ पे हमारी टॉपिक